हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एलएस कपलिंग के बारे में एंड हुक्स रूल के बारे में, हाउ टू फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल उसके बारे में, या अगर बहुत सारे टर्म सिंबल दिए हैं तो कैसे समझे कि कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट होगा, फिर कौन सा वाला फर्स्ट एक्सेलरेट स्टेट होगा, ऐसे करके एनर्जी के टर्म्स में कैसे। So basically we will start with the term symbol. Basically इलेक्ट्रॉन के जो states होते हैं उसको हम लोग term symbol से represent करते हैं for an electron. So if I say that this term symbol is N 2s plus 1 L J, then this N is actually your principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number, then n is called the principal quantum number, which is very important. Apart from this, I can say there is an s. S is basically this whole term is called multiplicity. But if I separately talk about s, then of course s is your spin quantum number. So this one is your spin quantum number. This one is your azimuthal quantum number. Quantum number. And this one is of course your total angular momentum quantum. Total angular momentum quantum number. Total angular momentum quantum. Now there is a very important thing कि अगर दोनों terms के बीच में तुम्हारा कपलिंग हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कपलिंग हो रहा है, तो कैसे कपलिंग हो सकती है? दो तरह के कपलिंग हो सकते हैं। आइदर इट कुड बी और एलएस कपलिंग, नहीं तो ये तुम्हारा हो सकता है जेजे। तो अगर हम लोग एलएस कपलिंग की बात करें तो बिफोर वी गो टू द कपलिंग वी नीड टू नो सम टर्म्स। सबसे पहले है जो टर्म दैट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है? दैट इज electrons available in the valence shell of an atom are known as the valence electron. What do you mean by valence electron? It is basically you can say this is the term symbol. इसके azimuthal ना बोल के term symbol बोलना I think better होगा, क्योंकि let's call it the term symbol. जो हम लोग बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कह सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंस शेल, available in the valence shell of an atom, इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स available in the partially filled subshell. The partially filled subshell. पार्शियली फिल्ड सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल। अब अगर हम लोग कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जरा इसको अगर हम लोग सजाएं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4 2p4। तो डेफिनेटली 1s2 मतलब ये जो तुम्हारा पहला शेल है, शेल नंबर 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटली फील्ड। शेल नंबर 2 में जो पहला सब शेल है दैट कम्स फॉर l इक्वल टू 0 मतलब s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और शेल नंबर 2 में ही जो तुम्हारा p सब शेल है जिसके लिए l इक्वल्स टू 1, फॉर दैट आई हैव 3 ऑर्बिटल्स corresponding to l is +1 0 -1। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सेकंड, कार्बन टोटल 6 होता है ना, सो दिस विल बी 2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2। दिस इज द वे हाउ यू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बैलेंस शेल है, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शेल। तो भाई बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। और अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द पार्शियली फिल्ड सबशेल। तो ये एक सबशेल है, ये p सबशेल है,
n शेल का, ओके, n इक्वल्स टू 2 शेल का p सब शेल है। तो इसमें तुम्हारा देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये टोटली फील्ड नहीं है, इस जो ये जो सबशेल है, इस सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 है, तो दैट्स व्हाई इट्स पार्शियली फिल्ड। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा 2। अब अगर ये चीज समझ में आ गया, इसके अलावा और एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड, ओके फाइन, वो बाद में बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू डू द कपलिंग। जब भी तुम एलएस कपलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फिलहाल हम लोग जब टर्म्स निकालेंगे कि कौन कितने टर्म्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम लोग दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में करेंगे जिनका n वैल्यू अलग है, नहीं तो l वैल्यू अलग है। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का n, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का l, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन का n, सेकंड इलेक्ट्रॉन का l, इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज प्रिंसिपल क्वांटम। तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे जिनका आइदर ये दोनों अलग है, नहीं तो ये दोनों अलग है, दोनों ही सेम होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म सिंबल निकालते हैं, जो दैट इज नंबर 1, atoms having one optical electrons। एग्जांपल दो, सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके लिए तुम लोग बता सकते हो कि L का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0, क्योंकि S सब शेल में है, एंड तुम्हारा इसके लिए S स्पिन हो जाएगा हाफ, तो L अगर 0 है, S अगर तुम्हारा हाफ है, तो डेफिनेटली यहाँ तुम्हारा J क्या आएगा, J हो जाएगा तुम्हारा L प्लस S का वेक्टर एडिशन, L प्लस S का वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर एडिशन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, 0 और हाफ का वेक्टर एडिशन कराओगे तो 0 माइनस हाफ से लेके 0 प्लस हाफ तक सारे नंबर्स, दैट इज ओनली हाफ। वेरी गुड, तो J इज योर हाफ, तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल लिख सकते हो तुम 2s हाफ, दैट्स ऑल यू कैन डू। इसके बाद अगर हम लोग सोडियम की बात करें, सोडियम में भी सेम सिनेरियो है। सोडियम एटम की अगर मैं बात करूं तो जरा देखो, इसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो डेफिनेटली जो फुल्ली फिल्ड सबशेल है उनको लेके तो कुछ बताने लायक चीज है ही नहीं। 1s2 2s2 then 2p6, ये है 2p6, then 3s1, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली यही वाला पार्शियली फिल्ड है, तो इसके लिए तुम्हारा L का वैल्यू क्या आ जाएगा, just because it's 3s1, तो basically this is 1s 2s 2p 3s। तो डेफिनेटली L का वैल्यू तुम्हारा क्या है, S का, तो डेफिनेटली L का वैल्यू 0 होगा, S का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब स्पिन इज हाफ ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें L is 0 S is half, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो J आएगा वो क्या आएगा भाई, L प्लस S आएगा। अगर L प्लस S को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसके लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल आ जाएगा तुम्हारा, just because you see S is half, so half into 2 plus 1, that is actually equals to 2, और तुम्हारा L का वैल्यू 0 है तो S, J का वैल्यू तुम्हारा, that is the spectroscopic term symbol, only possible spectroscopic terms। इसके अलावा अगर हम लोग ऐसे कुछ एटम्स के लिए करें जिनके पास मान लो 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके लिए कैसे करोगे, एटम्स हैविंग 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी टेल यू फॉर द एटम्स हैविंग 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। Number 2, atoms having 2 optical electrons, optical electrons। मान लो कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा 1s1 2s1, तो एक इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s सबशेल में है, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा L है 0, S है हाफ, L1 S1 लिख सकते हो। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन
तुम्हारा L2 है 0, S2 है हाफ, तो डेफिनेटली कपलिंग कैसे कराओगे? पहले टोटल L निकालना पड़ेगा। कैसे? L1 और L2 का वेक्टर एडिशन करा, तो ये तुम्हारा L1 प्लस L2। L1 और L2 का वेक्टर एडिशन क्या होगा? देखो, दो नंबर 2 और 5 का वेक्टर एडिशन कराने के लिए बोले तो क्या होता है? 2 माइनस 5 के मॉड से लेके 2 प्लस 5 तक सारे नंबर लिखने पड़ेंगे इन स्टेप्स ऑफ यूनिटी, एक एक का गैप छोड़ के। तो 2 माइनस 5 क्या आता है? -3। इसका मॉड क्या है? 3। तो 3 से लेके 2 प्लस 5 तक 7 तक सारे नंबर एक एक का एक गैप छोड़ के। 3 4 5 6 7, तो ये है वेक्टर एडिशन ऑफ 2 प्लस 5। इन द सिमिलर मैनर तुम जरा यहाँ पे देखो, वेक्टर एडिशन ऑफ L1 प्लस L2 दोनों ही 0 0 है, तो 0 प्लस 0 का वेक्टर एडिशन क्या होगा? 0 भी आएगा, राइट। और टोटल स्पीड जो S तुम्हारा होगा वो क्या होगा? हाफ और हाफ का वेक्टर एडिशन। तो हाफ और हाफ का वेक्टर एडिशन क्या होगा? हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ तक, मतलब 0 और 1, ये दोनों टर्म्स आएंगे। अब टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाओगे? L तुम्हारा बैठेगा यहाँ पे L, फिर S, फिर J, फिर यहाँ पे टर्म। तो देखो भाई, L है तुम्हारा 0, L का सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है 0, S का वैल्यू हो सकता है 0 और 1। तो जब L0 S0 ले सकते हैं और एक बार L0 S1 लिख सकते हैं। L0 S0 तो वेक्टर एडिशन करके J का वैल्यू क्या आएगा? 0। जब L0 S1 तो वेक्टर एडिशन करके J का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो टर्म सिंबल क्या हो सकता है? L0 मतलब S, S, अच्छा S0 मतलब दिस इज 1, L1 मतलब दिस इज 3, यहाँ पे J0, यहाँ पे J तुम्हारा, तो 3S1 एंड 1S0। अगर अभी मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों टर्म सिंबल में कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट के लिए है, तो तुम मुझे नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें बून्स रूल नहीं पढ़ना है। तो डेफिनेटली हम लोग बून्स रूल जानेंगे, उसके बाद बताएंगे। इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल था दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का। दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जहां पे हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज 2p1 एंड 3p1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 2p में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3p में है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 क्या है तुम्हारा? p में है तो 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी p में है तो L2 भी तुम्हारा 1 होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए S1 तुम्हारा हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी S2 तुम्हारा हाफ होगा। इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हाफ। भाई टोटल L कैसे मिलता है? टोटल L मिलता है सर L1 प्लस L2 का वेक्टर एडिशन करा, तो वेक्टर एडिशन करा दो। ये तुम्हारा L1 है, ये तुम्हारा L2 है, वेक्टर एडिशन करा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 का वेक्टर एडिशन, तो तुम्हारा आ जाएगा 0 1 2। टोटल S कैसे मिलेंगे सर जी? टोटल S मिलेंगे तुम्हारा S1 प्लस S2 का वेक्टर एडिशन करा, कराओ। दोनों ही तुम्हारा हाफ हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ का वेक्टर एडिशन कराओगे तो मिलेगा 0 एंड 1। ये अगर तुम्हें मिल जाएगा, टोटल L मिल गया, टोटल S मिल गया, तो टोटल J हम लोग निकालेंगे कैसे? टेबल बना के। तो ये तुम्हारा L, ये तुम्हारा S, ये तुम्हारा J, यहाँ पे तुम्हारा टर्म। तो जरा देखो भाई, L का क्या क्या वैल्यू हो सकता है सर? 3 वैल्यू हो सकता है, 0 1 2। S का कितना वैल्यू हो सकता है? 2 ही वैल्यू हो सकता है, 0 एंड 1। तो L का वैल्यू पहले लिया 0 1 2, तब मैंने S का वैल्यू लिया हमेशा 0 0 0। अब L का वैल्यू लिया 0 1 2, तब मैंने S का वैल्यू लिया 1 1 1। तो J का वैल्यू क्या आएगा? 0 0 का वेक्टर एडिशन 0 आता है, 0 1 का वेक्टर एडिशन 1 आता है, 2 0 का वेक्टर एडिशन 2 आता है, तो 0 1 का वेक्टर एडिशन 1 आता है, 1 1 का वेक्टर एडिशन आता है 0 1 2, 2 1 का वेक्टर एडिशन आता है 2 1 2 3 3 1 2 3। तो टर्म्स क्या आएंगे यहाँ पे? देखो L 0 1 2 है, मतलब S P D, फिर L 0 1 2 है, मतलब S P D। यहाँ पे तुम्हारे सारे S0 है, तो टर्म होंगे मल्टीपल 0 का 1 1 1, सारे S पे 1 है, तो ये होंगे 3 3 3, क्योंकि 2S प्लस 1 होता है ना तुम्हारा मल्टीप्लिसिटी, तो 2 into 0 plus 1 is 1, यहाँ पे 2 into 1 plus 1 is equals to 3। J का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे J का वैल्यू हो सकता है 0, नहीं तो J का वैल्यू हो सकता है 3S1, नहीं तो J का वैल्यू हो सकता है 3S2। I'm sorry, J का यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, S के लिए 1। यहाँ पे J का वैल्यू हो सकता है 0 1 2, तो 3p 0 हो सकता है, 3p 1 हो सकता है, 3p 2 हो सकता है। और यहाँ पे J का वैल्यू 1 2 3, मतलब 3d 1 हो सकता है, 3d 2 हो सकता है, 3d 3 हो सकता है। सो कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स हैं। अगर मैं तुमसे आज पूछ लूं कि भाई इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है, तू मुझे नहीं बता पाएगा, तुम मुझे बोलेगा सर पहले बून्स रूल पढ़ाओ फिर बताओ।
इसके बाद मैं अगर दो और टर्म्स के बीच में करूं, मान लो अभी मैं ऐसे कर रहा हूं, नंबर 3 में एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक तुम्हारा है 1s1 पे, एक तुम्हारा है 2p1 पे। तो 1s1 2p1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारा L1 क्या है, S पे है मतलब 0, और तुम्हारा S1 क्या है, हाफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारा L2 है, P में है तो 1 एंड S2 क्या हो जाएगा, हाफ। तो डेफिनेटली टोटल जो तुम्हारा L होगा दैट कम्स फ्रॉम L1 प्लस L2 का वेक्टर एडिशन, क्या आ जाएगा, 0 और 1 का वेक्टर एडिशन कराओगे तो तुम्हारा 1 आएगा। टोटल S क्या आ जाएगा बेटा, S1 प्लस S2 के वेक्टर एडिशन से आएगा सर, दोनों ही हाफ हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0 एंड 1। अगर ये चीज आ रहा है तो इसके बाद तुम टेबल बना सकते हो, देखो एल एस जे, यहाँ पे तुम्हारा टर्म आ गया। जब तुम्हारा एल का वैल्यू, जब तुम्हारा मान लो एल का वैल्यू है 1, तब इसका वैल्यू 0 हो सकता है। एल का तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, तो एल को जब 1 लिखूंगा एस को 0 लिख सकता हूँ, एक बार एल को 1 लिख के एस को 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में j होगा 1, यहाँ पे j हो सकता है 0 1 2, तो डेफिनेटली तुम्हारे जो टर्म्स आएंगे वो होंगे L1 है मतलब P P, यहाँ पे S0 है 1, यहाँ पे S1 है मतलब 3, तो यहाँ पे J1 है, यहाँ पे J0 1 2 है, तो 3P0 हो सकता है, 3P1 हो सकता है, 3P2 हो सकता है। टोटल 4 टर्म्स पॉसिबल है। अगर मैं तुमसे आज पूछ लूं कि इनमें से ग्राउंड स्टेट वाला टर्म कौन सा है तो मुझे नहीं बता पाओगे, तो मुझे पूछोगे सर आप मुझे पहले हूम्स रूल बताइए, हूम्स रूल पता चले तो मैं बता सकता। तो देखो भाई हूम्स रूल क्या है, हम लोग सबसे पहले आते हैं हूम्स रूल क्या है, HUNTS हूम्स रूल क्या है। 3 हूम्स रूल है। सबसे पहला वाला ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, spectroscopic terms having largest S value has the lowest energy, जिसका एज वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ जाए जिनके एज वैल्यू सेम है तो फिर कैसे डिफाइन करोगे सर जी, फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, मतलब अगर दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, एक तुम्हारा है 3, एक तुम्हारा है मान लो 3p1 और एक है 3p0, एक अगर है 3p1 एक है 3p, एक 3p0 नहीं लिख सकते, एक है 3p1 एक है 1p1। अगर मैं पूछ लूं कि इन दोनों के बीच में किसका एनर्जी बड़ा है किसका एनर्जी छोटा है, तो तुम सिंपली देखोगे, पहले क्या देखोगे, मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है मतलब इसका s का वैल्यू है 1, इसके लिए s का वैल्यू है 0, तो इसका s ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका एनर्जी कम है, तो ऐसे बोल सकते। अगर मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए तो s का वैल्यू सेम हो जाएगा, अरे गधे अगर 2s+1 हो जाएगा सेम तो डेफिनेटली s सेम हो जाएगा। तो फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तुम क्या लिख सकते हो, फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैविंग सेम s values, the one with largest L value has the lowest energy, lowest energy। इसके बाद अगर ये भी फेल हो जाए, मतलब मान लो तुम्हारे पास दो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिए गए हैं जिनका एस वैल्यू भी सेम है, एल वैल्यू भी सेम, तब किससे डिटरमाइन करोगे, तब थर्ड रूल से डिटरमाइन करोगे। कैसे, फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स having same S and L values, the one with small j value has the lowest energy,
has the lowest energy if the subshell is less than half filled, less than half filled, and the one with highest और large और highest लिख सकते हो J value will have the lowest energy if subshell is more than half filled, more than half filled. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, क्या है? अगर देखिए पहले तो दो टर्म्स अगर दिए जाएंगे, अगर यहाँ पे ये सारे इतने सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, देखो 1s0 1p1 1d2 1s1 3s1 3p0 3p1 3p2 3d1 3d2 3d3, तो इनमें से अगर मुझे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट वाला टर्म कौन सा है, तो कैसे सब दिखाऊंगा ग्राउंड स्टेट वाला कौन है? देखिए जिसका एस वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो यहाँ पे सबके टर्म 1 है मतलब एस वैल्यू 0, इनके सबके टर्म 3 है मतलब एस वैल्यू 1, तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट इनमें से कोई एक होगा, मतलब इन सारे टर्म्स की एनर्जी इन तीनों टर्म्स की एनर्जी से कम है, मुझे इस बात पे पूरा गारंटी। लेकिन इन सारे टर्म्स के लिए आपका मल्टीप्लिसिटी सेम है मतलब एज वैल्यू सेम है, तो कैसे समझूंगा कि इनमें से किसका एनर्जी कम है? तो अब आऊंगा सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे क्या बोला जा रहा है? जिसके लिए एल वैल्यू बड़ा होगा उसका एनर्जी कम। तो जरा देखो यहाँ पे एल वैल्यू एस है, एल तो एल इक्वल टू 0, यहाँ पे एल वैल्यू तुम्हारा पी है मतलब एल इक्वल्स टू 1, यहाँ पे डी है मतलब एल इक्वल्स टू 2, तो इन सारे टर्म्स के लिए तुम्हारा एल वैल्यू बड़ा है, तो डेफिनेटली इन सारे टर्म्स की एनर्जी इन बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से, ये जो वाले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है इनसे क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे देखो इन तीनों टर्म्स के लिए 3d1 3d2 3d3, इन तीनों टर्म्स के लिए तुम्हारा एस वैल्यू भी सेम है, तुम्हारा एल वैल्यू भी सेम है, तो फिर कैसे समझोगा कि किसका एनर्जी बड़ा है किसका एनर्जी कम है? तो अब हमें देखना है जे वैल्यूज में। अगर तुम्हारा सबशेल जो है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, तो डेफिनेटली जिसका जे वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे कम, मतलब 3d3 का एनर्जी कम, फिर 3d2 का एनर्जी, फिर 3d1 का एनर्जी, ठीक है? और अगर तुम्हारा सबशेल लेस देन हाफ फिल्ड है, तो डेफिनेटली जिसका जे वैल्यू कम वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, तो 3d1 तुम्हारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा अगर तुम्हारा सबशेल लेस देन हाफ फिल्ड है, फिर 3d2 होगा, फिर 3d3 होगा, इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे सर डेफिनेटली दोनों टर्म में इसका एस वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये वाला ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल ये वाला होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे बताने के लिए, तो सच्ची देखिए यहाँ पे पहले तो एस के हिसाब से देखूंगा, तो ये आपका एस है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिसिटी 1 मल्टीप्लिसिटी 3, तो यहाँ पे एस 0 यहाँ पे एस आपका 1, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब इन तीनों का एनर्जी इसके एनर्जी से कम है। अब इनमें से एक किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है कैसे समझूंगा? एल लगाऊंगा, इन तीनों में ही एल का वैल्यू सेम है, सारे के लिए एल का वैल्यू 1, तो सेकंड रूल से काम नहीं चलेगा। थर्ड रूल पे आओ, थर्ड रूल पे जे का वैल्यू बोला गया है, हमें देखना पड़ेगा कि सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है। जिस एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो उसका सबशेल अगर मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो हाईएस्ट जे वैल्यू का ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब सबसे पहले कम एनर्जी इसका होगा, फिर इसका एनर्जी कम होगा, फिर इसका एनर्जी कम होगा, मतलब दिस वन हैज द लोएस्ट एनर्जी, फिर इसका एनर्जी, फिर इसका एनर्जी, तो इसका एनर्जी ज्यादा, फिर इसका एनर्जी कम, फिर इसका एनर्जी उससे कम। और अगर तुम्हारा सबशेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो जिसके जे वैल्यू कम है वो ग्राउंड स्टेट होगा, तो ये वाला ग्राउंड स्टेट होगा, फिर ये वाला फर्स्ट एक्सेलरेट, फिर ये वाला सेकंड एक्सेलरेट, लाइक दिस वे तुम्हें निकालना होगा। तो हुन्स रूल के जरिए कैसे हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालेंगे वो हमें पता चल गया है। तो इसके बाद तुम्हारे आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालने हैं फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू फाइंड आउट spectroscopic terms for equivalent electrons। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, भाई इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर दो इलेक्ट्रॉन के एन के वैल्यूज भी सेम है एल के वैल्यूज भी सेम है तब उनको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इफ फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स or two electrons are said to be equivalent, two electrons are
said to be equivalent if number one n1 equals to n2 and number two L1 equals to N2, मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है। अगर ये हुआ तभी कहते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारा कपलिंग होगा वो थोड़ा टफ है। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी कपलिंग दिखाए हैं एक भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं था। जरा यहाँ पे देख, इन दोनों का एल वैल्यू सेम है लेकिन एन वैल्यू अलग है। इन दोनों का एल वैल्यू सेम है, एन वैल्यू अलग है। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी तक हम लोगों ने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं दिखाया, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे दिखाना है वो मैं भी बता रहा हूं। जैसे देखो, मान लो कार्बन एटम, इसका C6 है, C6, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। तो इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फील्ड सब शेल है, ये भी फील्ड सब शेल है। इस सब शेल में सर जी हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपका टर्म है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका है एक इलेक्ट्रॉन है p, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 2p में ही है। पहला इलेक्ट्रॉन 2p में, दूसरा, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तुम देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है p, दैट इज l इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कपलिंग की वजह से जो टर्म्स आएंगे उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं ब्रेथ स्कीम। तो ब्रेथ स्कीम क्या है, पहले मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो L1 क्या है सर, L1 p में है तो L1 is 1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए L2 क्या है, L2 होगा तुम्हारा 1। अच्छा, S1 क्या है, हाफ, S2 क्या है, हाफ। तो डेफिनेटली जैसे तुम लोग नॉर्मली करते हो वैसे नॉर्मली यहाँ पे भी कपलिंग कराओगे कि टोटल L होगा तुम्हारा L1 प्लस L2, जो 1 और 1 के बीच में वेक्टर एडिशन आएगा, जो तुम्हारा होगा 0 1 2। टोटल S होगा तुम्हारा S1 प्लस S2 के बीच में वेक्टर एडिशन, जो तुम्हारा आएगा हाफ प्लस हाफ के बीच में वेक्टर एडिशन करोगे तो आएगा 0 एंड 1। ये है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेबल बनाओ L S J। L का वैल्यू हो सकता है सर 0 1 2, S का वैल्यू 0 एंड 1, तो 0 1 2 0 1 2, पहले S का वैल्यू लिया 0 0 0, फिर लिया 1 1। तो J का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आएगा 0 1 2 1 0 1 2, यहाँ पे आएगा 1 2 3। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हमारे पास आएंगे, ये वाला टर्म है तुम्हारा S P D S P D, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे तुम्हारा 3 3 3। इसके बाद तुम्हारा J का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो 0 1 2, यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3। अब कौन से टर्म्स अलाउड होंगे, ये तो सारे टर्म्स अलाउड होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉन इक्विवेलेंट होता है, बट यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट है, तो सर कौन से टर्म्स अलाउड होंगे, उसके लिए तुम्हें एस के कितने वैल्यूज आए हैं, 2 वैल्यूज आए हैं 0 एंड 1। तो एक बार मल्टीप्लिसिटी सारे जिसके 1 है उनको एक रो में लिखो, मल्टीप्लिसिटी जिनके 3 है उनको दूसरे रो में लिखो। तो जिनके 1 है उनको अगर एक रो में लिखूंगा तो वो दिखेंगे 1 S 0 1 P 1 देन 1 D 2, और जिनका मल्टीप्लिसिटी 3 है उनको अलग रो में लिखो, दैट इज 3S 1 3P 0 1 2 3D 1 2 3। अब तुम एक गेम खेलोगे, तुम क्या गेम खेलोगे, तुम एक लाइन खींचोगे, वो लाइन जिस को क्रॉस करते हुए जाएगा वो टर्म्स तुम्हारे अलाउड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होंगे फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। शुरू करोगे यहाँ से जिगजैग वे में, तो यहाँ से लाइन इधर खींचोगे, फिर यहाँ से लाइन इधर खींचोगे, ये लाइन ऐसे जाके फिर ऐसे आता है, ये लाइन तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, तो जिन टर्म्स को वो करेगा वो टर्म्स होंगे। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसको छोड़ के ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसको छोड़ के ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगा, बट यहाँ पे तो कोई टर्म्स ही नहीं है, तो इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे खत्म। तो व्हाट आर द पॉसिबल अलाउड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, अलाउड टर्म्स जो है वो है तुम्हारा 1s 0
वो है तुम्हारा 3p012, वो है तुम्हारा 1d2। अब इन सारे टर्म्स के बीच में अगर मैं तुम्हें आज बोल दूं कि कार्बन एटम्स के जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आए हैं, इनको तुम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो कैसे सजाओगे? मैंने क्या कहा था, जिसके लिए एस वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे एस वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे एस वैल्यू है 3, मतलब मल्टीप्लिसिटी 3 मतलब एस वैल्यू 1। यहाँ पे एस वैल्यू है 0, तो डेफिनेटली इसके लिए एस वैल्यू बड़ा है, तो डेफिनेटली इसका एनर्जी कम होगा। इसका एनर्जी अगर कम है, इसका एनर्जी सबसे कम, फिर इन दोनों की एनर्जी में आएगा। अच्छा, तो फिर देखो, अच्छा इन दोनों के बीच में किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा होगा? इन दोनों के मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो एल वैल्यू में देखेंगे जिसका एल ज्यादा होगा इसकी एनर्जी कम होगा। तो डी के लिए एल 2 है, एस के लिए एल तुम्हारा 0 है, तो इसके लिए एल ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी कम होगा, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा एनर्जी है 1s1 का, 1s0 का एनर्जी सबसे बड़ा है, 1s0 का एनर्जी। फिर एनर्जी है 1d2 का, 1d2 का। उसके बाद यहाँ पे तीन टर्म सिंबल्स हैं, 3p0 है, 3p1 है, 3p2 है। सर जी 3p0 है, 3p1 है, 3p2 है। अब इन तीनों के बीच में से किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, कैसे देखोगे? मल्टीप्लिसिटी चेक करो। सर सबका मल्टीप्लिसिटी सेम, तो मल्टीप्लिसिटी से नहीं बोल सकते, तो क्या चेक करोगे? एल वैल्यू चेक करो। सबके लिए p है, मतलब एल वैल्यू 1, तो सेकंड रूल से भी नहीं निकाल सकते, तो थर्ड रूल चेक करो। जिसका जे वैल्यू, अगर सबशेल देखना पड़ेगा मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है। जरा देखो यहाँ पे, अगर कार्बन एटम की बात करें तो सबशेल में, सर इस सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता तो हाफ फिल्ड होता, 3 इलेक्ट्रॉन से भी कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब लेस देन हाफ फिल्ड। अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो जे वैल्यू जिसका कम होगा उसकी एनर्जी उतना कम होगा, वो ग्राउंड स्टेट होगा। तो इनमें ये ग्राउंड स्टेट होगा, फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर ये सेकंड एक्साइटेड। तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे 3p0 का है, फिर 3p1, 3p0 का है, फिर 3p1, फिर 3p2। ऐसे एनर्जी बढ़ रहा है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी 3p0 का हुआ, फिर 3p1, फिर 3p2, फिर 1d2, फिर 1s। इस तरफ एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लेट क्यों दिखा? ऐसे एनर्जी अगर मान लो जे का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़े तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लेट कहा जाता है। वो क्यों दिखा? क्योंकि सबशेल यहाँ पे तुम्हारा लेस देन हाफ फिल्ड था, तो जिसके लिए जे वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है। अगर यहाँ पे सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड होता तो जे का वैल्यू, ये वाला ग्राउंड स्टेट होगा, फिर ये वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता, फिर ये वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता, फिर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके। सो आई होप हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें सीखे हैं, जो भी यहाँ पे बताया गया है उस चीज को अच्छे से रिवीजन करो। आई थिंक रिवीजन कर लोगे तो डेफिनेटली ये हो जाए, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इट्स एन इजी थिंग। एक क्वेश्चन तुम्हारे गेट में आया था, गेट 2004 में आया था, गेट 2004 में एक क्वेश्चन आया था, बोला गया है द स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय द spectral terms of a certain electronic configuration are given by spectral terms क्या बोले गए हैं भाई? बोले गए तुम्हारा 3d 1d 3p 1p, 3d 1d 3p 1p, then 5s 3s, then 5s 3s। बोला गया था term with the lowest energy is the term with lowest energy is ऑप्शन ए में कहा गया है 5s, ऑप्शन बी में कहा गया है 2p, सॉरी 3p, ऑप्शन सी में कहा गया है 3d, ऑप्शन डी में कहा गया है 3s। किसके एनर्जी सबसे कम होगा? मैंने क्या कहा है, सबसे पहले रूल 1 लगाओगे, मतलब देखोगे किसका मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 है, 1 है, 5 है, तो 5 सबसे ज्यादा है, तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा, ऑप्शन ए इसका। ऐसा ही एक सवाल तुम्हारे और एक बार गेट के एग्जाम में पूछे गए थे, बट यहाँ पे डेफिनेटली गेट का ईयर नहीं पता, ये कुछ समथिंग 2002 या 2001 में आया था। बोला गया है which of the following has the order of increasing energy, which of the following
has the order of increasing energy. Increasing energy. तुम्हारा ऑप्शंस है नंबर ए में बोला गया है 1d2, फिर 3d2, फिर 3f2। ऑप्शन बी में कहा गया है 3f2, 3d2, 1d2 एंड ऑप्शन सी में कहा गया है 3d2, then 3f2, then 1d2 एंड ऑप्शन डी में कहा गया है 1d2, 3f2, 3d2। जरा देखो, पहले तो देखो किसमें मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स जिसका बड़ा इंक्रीजिंग एनर्जी ना, तो सबसे पहला वाला जो टर्म होना चाहिए उसका मल्टीप्लिसिटी सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो इन दोनों में मल्टीप्लिसिटी इसका बड़ा है इसका बड़ा, तो डेफिनेटली इन दोनों का एनर्जी कम होगा इससे। बोला गया इंक्रीजिंग एनर्जी के टर्म्स में सजाओ, तो इसका एनर्जी तो डेफिनेटली बड़ा है इन दोनों टर्म्स से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी बड़ा है। अच्छा इन दोनों में किसका एनर्जी बड़ा होगा? जिसका L बड़ा होगा। डेफिनेटली यहाँ पे F के लिए L है SPDF 0 1 2 3, इसके लिए L है 3, इसके लिए L है 2, तो डेफिनेटली L इसका बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला इसका एनर्जी कम होगा, फिर इसका एनर्जी आएगा, फिर इसका एनर्जी आएगा। ये वाला सही लग रहा है। यहाँ पे जरा देखो इसके लिए L 2 है, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम, तो इन दोनों का एनर्जी किसका काम है निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? सेकंड रूल लगाओ उनका। तो L देखो किसका काम है, इसका L2 है, इसका L3 है, तो जिसका L बड़ा होता है उसका एनर्जी कम होता है, तो इसका एनर्जी कम है इसके एनर्जी से, तो ये आगे होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी देखो ये D है, ये F है। अच्छा यहाँ पे तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 और इनका एनर्जी कम है इसके एनर्जी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। This is the thing. और तुम्हारा एक बार आया था नेट जून 16 में, नेट जून 16 में तुमसे पूछा गया था कि द एलएस कपलिंग स्कीम, इन द एलएस कपलिंग स्कीम, एलएस कपलिंग स्कीम, the terms arising from two non-equivalent p electrons are the terms arising from two non-equivalent p electrons, non-equivalent p electrons are, दो non-equivalent p electrons के लिए terms क्या होंगे? ऑप्शन ए में बोला गया था 3s 1p 3p 1d 3d, ये सारे टर्म्स। ऑप्शन बी में कहा गया था 1s 3s 1p 1d। सी में कहा गया था 1s 3s 3p 3d एंड डी में कहा गया था 1s 3s 1p 3p 1d 3d। कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा भाई लोग? दो नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन है ना, तो मान लो ये n1 मतलब मान ले 2p1 3p1, इसके लिए देखते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L1 है 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L2 है 1, S है हाफ, S1 S2 भी है हाफ, तो टोटल L क्या आएगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन दैट इज 0 1 2, टोटल S क्या आएगा? 0 एंड 1। तो टेबल बनाओ LSJ, L का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 0 1 2, तब S का वैल्यू लोगे 0 0 0 नहीं तो 1 1। J का वैल्यू आता है 0 1 2 1 0 1 2, यहाँ पे आएगा 1 2 3। वेक्टर एडिशन कराएंगे, टर्म क्या आएंगे? टर्म्स होंगे तुम्हारे SPD, यहाँ पे भी SPD, क्योंकि L का वैल्यू देखो 0 1 2 0 1 2, मल्टीप्लिसिटी 0 है तो 1 1 1, यहाँ पे S का वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी होगा 3 3 3, यहाँ पे J होगा 0 1 2 1 0 1 2 1 2 3। तो एक टर्म तो तुम्हारा आएगा 1s। अच्छा J वैल्यू को अगर नेगलेक्ट करूं तो 1s 1p 1d
1s 1p 1d 1s 1p 1d और 3s आ सकता है, 3p आ सकता है, 3d आ सकता है, 3s 3p 3d। चलो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी में ये सारे के सारे टर्म्स हैं, तो ऑप्शन डी इसका। ठीक है, ये नेट जून 16 का क्वेश्चन था। नेट जून जो तुम्हारा सितंबर में हुआ था 2022 में आई गेस, हाँ 2022 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, वहां पे कार्बन एटम के लिए पूछा गया था कि इन तीन टर्म्स में किसका एनर्जी बड़ा होगा, किसका एनर्जी छोटा होगा, किसका एनर्जी कैसा होगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखना, नेट जून 12 में आया था ये, नेट जून नहीं सॉरी, ये तुम्हारा नेट 2022 सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। पूछा गया था कार्बन एटम के लिए इन तीन टर्म्स में किसकी एनर्जी सबसे कम, तो डेफिनेटली 3p0 का एनर्जी सबसे कम, फिर 3p1 का एनर्जी, फिर 3p2 का एनर्जी, क्योंकि डेफिनेटली हुम्स रूल से पता चलता है। और बाद में तुम देखो यहाँ पे डेफिनेटली जस्ट बिकॉज़ लेस देन हाफ फील्ड है, तो जिसका जे वाली मिनिमम होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो इसके लिए सबसे कम, फिर इसका एनर्जी, फिर इसका एनर्जी। देखना ये क्वेश्चन नेट जून सितंबर 2022 में आया था, 2022 में। चलो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई भी डाउट है यहाँ से तो डेफिनेटली आई विल बी देयर टू सॉल्व फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।